तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा, किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज आपके सामने टेस्ट सीरीज का चौथा सेट उपलब्ध है, जिसमें कुल 100 प्रश्न हैं। इसको आगे गए आने वाले एग्ज़ाम जो भी हैं, बिहार एसएससी मेंस हो, चाहे दरोगा वाल हो, चाहे बीपीएससी पीटी और रेलवे के एग्ज़ाम भी हालांकि सेम ही सिलेबस में आते हैं, इसीलिए सभी के लिए उपयोगी होंगे। इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दिया हुआ है, वहाँ से आप पहले डाउनलोड कर लीजिए, टेस्ट लगाइए, उसके बाद यहाँ से हम लोग विश्लेषण करते हुए सभी प्रश्नों का देखते हुए बनाएंगे। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, परिशोध और विरंजन की प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद 99% कपास किस बहुलक से बनाया जाता है? आंसर करिए इसका। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेल्यूलोज, क्योंकि सेल्यूलोज भी खुद एक प्राकृतिक बहुलक है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डोलोमाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? डोलोमाइट किस धातु का अयस्क है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विकल्प के अनुसार, क्योंकि इसका पहले सूत्र देख लेते हैं हम लोग। CaCO3 और MgCO3 इसका सूत्र होता है, तो इस हिसाब से कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों का ये अयस्क हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कान के पर्दे के दृश्य परीक्षण के लिए उपयोग किया जाता है? कान का जो डॉक्टर कान के अंदर का जो दृश्य देखता है, वो उसमें कौन सा उपकरण का उपयोग करता है, वही देखना है इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑटोस्कोप। ऑटोस्कोप से की मदद लेकर के जो है कान के अंदर की तस्वीर बाहर निकाल कर उसका परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, अल्बर्ट आइंस्टीन को वर्ष डैश में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इस प्रश्न को हल करिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1921 में दिया गया था, जो कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए था। अल्बर्ट आइंस्टीन के, जो कि जर्मन वैज्ञानिक थे, इनका और भी जो सिद्धांत दिया गया था, प्रमुख सिद्धांतों में से सापेक्षिता का सिद्धांत, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, जो कि हम लोग जानते हैं E = mc² है, लेकिन इनको नोबेल जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, डेनिश कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ बनाई थी? डेनिश कंपनी ने, इसका आंसर करिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तंजौर में बनाई थी। डेनिश से तात्पर्य डेनमार्क देश से संबंध है। बाकी का भी देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन कोचीन, जो कि पुर्तगालियों ने यहाँ बनाई थी। उसके बाद सूरत, जहाँ की अंग्रेज़ों द्वारा पहली फैक्ट्री 1608 में बनाने का प्रयास किया गया था, हालांकि यह असफल रहा था। उसके बाद मुसलीपट्टनम है, सी ऑप्शन, इसको देख लीजिए। यहाँ पर डच द्वारा बनाया गया था, जो कि जिसका संबंध हॉलैंड या अभी वर्तमान में नीदरलैंड देश से है। अगला देखिए, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो ये इसका आंसर करिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जी ऑस्टिन ने कहा था। और ऐसा उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि संविधान सभा में ज़्यादातर प्रतिनिधित्व तो कांग्रेस का था। कांग्रेस का होने के कारण उनके नज़रिए से ऐसा प्रतीत हुआ कि हाँ, कांग्रेस, संविधान सभा कांग्रेस है और कांग्रेस भारत है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात से भिन्न है कि भारत में डैश, मतलब दोनों में कौन सी प्रणाली में भिन्न है? यह बहुत अच्छा प्रश्न है, ये पिछले बीपीएससी पीटी में पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यायिक पुनरावलोकन। इसमें देखेंगे जैसे वास्तविक और नाममात्र दोनों। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ब्रिटिश, हमारी जो भारतीय संसदीय प्रणाली है, वह ब्रिटिश संसदीय प्रणाली की देन है, उसी की कॉपी है। तो इसमें अंतर मात्र सिर्फ ये न्यायिक पुनरावलोकन से है, क्योंकि हम लोग अगर देखेंगे ऑप्शन ए देखिए, वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है। जिस प्रकार से ब्रिटेन में संसद है, उसके बाद रानी है, संसद वास्तविक और रानी नाममात्र, उसी तरह यहाँ भारत में संसद वास्तविक और नाममात्र राष्ट्रपति के नाम से हो जाएगा।
और सामूहिक प्रतिनिधित्व उत्तरदायित्व तो सेम है, वहाँ भी संसद द्वारा, यहाँ भी मंत्रिमंडल उत्तरदायी है। द्विसदनीय विधायिका वहाँ भी है, द्विसदनीय विधायिका यहाँ भी है। अंतर क्या है कि न्यायिक पुनरावलोकन में वहाँ पर जो भी निर्णय दिया जाता है, जो भी संसद द्वारा जो भी पारित किया जाता है, वो उसका सर्वोच्च न्यायालय उस पर कोई भी तरह का पुनरावलोकन नहीं कर सकता है। जबकि यहाँ पर उसको गलत ठहराए जाने पर उसमें जो है न्यायपालिका जो है उस पर विचार कर सकती है, पुनर्विचार कर सकती है, इसका अधिकार दिया गया है। ठीक है, इसको पूरा अच्छी जानकारी में रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट देखिए, कोपनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। वहाँ जो सामग्री है उसके अनुसार से जो विभाजन किया गया था कि 3 युग में से इन सब वस्तुओं का संबंध है, किन्होंने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये थे क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन। इन्होंने वहाँ का तीनों का सामान जो पाया गया उसका विभाजन किया था। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसे चालकोलिथिक युग भी कहते हैं? एक्चुअली क्या है दोस्तों यहाँ पर कि ये चालकोलिथिक इंग्लिश वर्ड दिया हुआ है, तो इसकी जानकारी रखेंगे हम लोग, ऐसे भी लिख करके पूछ दे रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चालकोलिथिक मतलब होता है ताम्रपाषाण युग, और यह युग जो कि नवपाषाण युग के बाद का युग है, करीब 2000 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व के बीच का काल को हम लोग बोलते हैं। अगला देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। यह प्रश्न भी बहुत फेमस है और इसमें कन्फ्यूजन करने की संभावना भी ज़्यादा रहती है, तो इसको ध्यान में रखिए। आंसर करिए इसका, ऑप्शन डी हो जाएगा मृदभांड, क्योंकि लाल मृदभांड जो था इसमें उस पर काले अक्षर की जो आकृति बनाई थी वो सिंधु सभ्यता से था, और चित्रित धूसर बाण जो कि आर्यों से संबंधित था। और अंतर इसमें मेन क्या था कि जैसे सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी और आर्य की सभ्यता को ग्रामीण सभ्यता कहा जाता है, माना जाता है ऐसा। अगला देखिए, निम्न में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया? नीचे अंग्रेजी वायसराय के नाम दिए गए हैं, बाकी फ्रांसीसी भी हैं इसमें, तो इसमें से बताइए किस सेनानायक को? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉबर्ट क्लाइव को, जो कि भारतीय इतिहास में इनका बेहद क्रूर या पत्थरदिल इंसान के रूप में जो कि वायसराय थे, इनका जाना गया है। इनको विलियम पिट ने कहा था कि स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक या भगवान के दूत या स्वर्ग से उत्पन्न सेनापति के रूप में उनका नामकरण किया था, जो कि भारतीय इतिहासकार द्वारा ये बिल्कुल गलत माना गया है इसे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह है? ईस्ट इंडिया कंपनी को जो दीवानी दिया था वो शासक था शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि 1765 में जो इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई थी उसी के दौरान उसके बाद फरमान जारी किया कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से अंग्रेज़ों को दे दी, जिसके बदले में उन्होंने सिर्फ सम्राट को 26 लाख रुपया वार्षिक देने का ऐलान किया, रुपया। नेक्स्ट देखिए, 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? दीवानी के बाद किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खासी, जो कि मेघालय में पाई जाने वाली जनजाति है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? यह प्रश्न भी बहुत कंफ्यूज करने वाला है, क्योंकि बाकी सब ने ही अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी, तो सर्वाधिक किसने लड़ी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मराठा ने लड़ी थी जो कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में, हम लोग जानते हैं, तो वहाँ पर से मराठा शक्ति का वहाँ लास्ट में वहीं पर पतन हो गया। तब तक उन्होंने अंग्रेज़ों का विरोध किया था। अगला देखिए,
किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया है? मतलब चाय और चीन को छोड़कर एकाधिकार समाप्त कर दिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1813 का चार्टर अधिनियम। बाकी जो पूर्णतः एकाधिकार को जो समाप्त किया गया था वह 1833 में था। अगला है, प्रति मिनट किडनी के माध्यम से औसत रक्त प्रवाह कितना होता है? इसका आंसर करिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1200 सीसी। इसमें जो कि दोनों किडनी से प्रति मिनट करीब 1200 घन सेंटीमीटर रक्त का प्रवाह होता है। अगला देखिए, नेमाटोड के कारण होने वाला रोग है। नेमाटोड के कारण होने वाला रोग कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए फाइलेरिया। फाइलेरिया जो है नेमाटोड या परजीवी के संक्रमण के कारण रोग होता है, जिसमें कि व्यक्ति के अंदर जो है परजीवी प्रवेश कर जाने से बाकी सारे पोषक तत्वों का वो भर्जन कर लेता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन से एक व्यापक स्पेक्ट्रम दवा है? दवा है, उसका नाम बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्लोरामफेनिकोल, जो कि स्पेक्ट्रम दवा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्यों में आमतौर पर निम्न में से किस भाग में शुक्राणु अंडाकार को निषेचित करता है? इसका आंसर करिए। आप ऑप्शन आपके सामने है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फैलोपियन ट्यूब, जहाँ की निषेचित किया जाता है शुक्राणु को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कार्य के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? कार्य जो है उसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, हम लोग क्रम से देखेंगे। इसका आंसर प्रथम पहले ऑप्शन से देखना शुरू करते हैं। यदि विस्थापन शून्य है तो कार्य शून्य होगा, यह बिल्कुल सही है। किया गया कार्य नकारात्मक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, नकारात्मक सकारात्मक दोनों हो सकता है। यह एक वेक्टर मात्र है, मतलब यह एक सदिश राशि है, जो कि गलत है। कार्य एक अदिश राशि है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, दर्पण की तरह चिकनी सतह से परावर्तन को डैश प्रवर्तन कहते हैं। परावर्तन होगा यहाँ पर, कौन सा परावर्तन कहते हैं? चिकनी सतह से जब परावर्तित होगा तो इसको हम लोग नियमित परावर्तन कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। बिल्कुल आसान प्रश्न है दोस्त। अगला देखिए, प्रकाश की गति किसमें अधिकतम होती है? प्रकाश की गति जो है अधिकतम किसमें होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बिल्कुल आसान प्रश्न है। तो कितनी होती है? इसका हो जाएगा 3.08 गुने 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड, या इसको हम लोग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड भी बोलते हैं। अगला देखिए, सीमेंस से कौन सी भौतिक मात्रा मापी जाती है? सीमेंस से, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा विद्युत चालन या विद्युत चालकता होगा। इसमें क्या होता है कि जो विद्युत प्रतिरोध का विपरीत या विलोम कहते हैं उसको विद्युत चालकता को, जिसके आधार पर कि कोई भी पदार्थ जो है सुचालक, चालक, अर्धचालक बाकी में जो वितरित किया जाता है इसी के द्वारा, विद्युत चालकता के द्वारा। अगला देखिए, यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम का आविष्कार किसने किया? यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम, तो इसका आविष्कार किया था ऑप्शन डी सैंडफोर्ड फ्लेमिंग ने किया था। नेक्स्ट देखिए, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? जब दर्पण समतल होगा तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो उसकी वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि सरफेस जब प्लेन होगा तो उसकी वक्रता त्रिज्या अनंत हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, क्रिस्टलीकरण किसका उदाहरण है? क्रिस्टलीकरण किसका उदाहरण है?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भौतिक परिवर्तन का, क्योंकि इसका उपयोग जो है ठोस पदार्थों को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि समुद्री जल से जो नमक निकालने की विधि है वह इसी विधि द्वारा बनाई जाती है। अगला है सिरका और बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा मिलकर डैश बनाते हैं। दोनों को जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा? तो दोनों को मिलाने पर CO2, H2O और जो कि सोडियम एसीटेट है उसका होगा। तो इसमें से ऑप्शन हो जाएगा बी, CO2, जो कि बुलबुला बन करके उससे बाहर निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड। 28 नंबर का प्रश्न देखिए, आजकल पीले लैंप अक्सर स्ट्रीट लाइट के रूप में उपयोग किया जाता है। इस लैंप में क्या इस्तेमाल किया जाता है? स्ट्रीट लाइट में सड़क के किनारे जो यूज किया जाता है, तो उसमें से सोडियम वेपर लैंप का प्रयोग किया जाता है। तो इसका देखिए, इसका गुण क्या है, इसलिए यूज किया जाता है ना कि इसमें इसका जो प्रकाश होता है वो एक वर्णीय होता है। प्रकाश एक वर्णीय होने से क्या होता है कि बूंद या मौसम खराब होने से भी प्रकाश जो विभक्त नहीं होता है, कम से कम विभक्त होता है। अगला है सफ़ेद कोयला क्या होता है? सफ़ेद कोयला, वाइट कोल जिसको हम लोग, ये उपनाम है वैसे, तो किसको बोलते हैं? तो ये बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जल विद्युत। जल विद्युत को सफ़ेद कोयला बोलते हैं, जो कि पानी को बांध बनाकर उसको पानी को टरबाइन पर गिरा करके जो बिजली उत्पन्न की जाती है उसको जल विद्युत बोलते हैं। अगला है वे संसाधन जो लगातार वर्ष दर वर्ष उपयोग किए जा सकते हैं उसे कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे जैसा कहा जा रहा है कि लगातार वर्ष दर वर्ष, मतलब लगातार जो कि खत्म ना हो, तो खत्म ना होने वाली ऊर्जा को या जिसको हम खत्म होने पर दोबारा बना सकते हैं, बनाते रह रहे हैं, उसको नवीकरणीय, रिन्यूएबल इसको बोलते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा बोलते हैं। चाहे इसको अखबारी नाम इसको अक्षय ऊर्जा भी दिया गया, अक्षय ऊर्जा। नेक्स्ट देखिए, फ्लोसेंट ट्यूब में सामान्य रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला पदार्थ क्या होता है? दोस्तों क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा रखा गया है। आपके अगर इसमें से 50 मार्क्स भी आते हैं तो बहुत अच्छा आप पढ़ रहे हैं, परफॉर्मेंस आपका बहुत अच्छा है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए फ्लोरेंस ट्यूब में सामान्य रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला पदार्थ क्या होता है? तो इसमें यूज किया जाता है मरकरी का वाष्प और ऑर्गन, और यहाँ ऑर्गन के बदले कभी कभी आपको जेनॉन या क्रिप्टॉन भी मिल जाएगा, लेकिन ज़्यादातर ऑर्गन यूज किया जाता है मरकरी वाष्प के साथ। 32 नंबर देखते हैं, यह माना जाता है कि भगवान शिव ने किसका रूप धारण किया और दक्षिण भारत में मीनाक्षी मंदिर में पार्वती से विवाह किया? यह प्रश्न अनुश्रुतियों पर आधारित है, इसको देखिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुंदरेश्वर। ऐसा इसलिए क्योंकि मीनाक्षी मंदिर का पूरा नाम जो जाना जाता है सुंदरेश्वर मीनाक्षी मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो सुंदरेश्वर का रूप भगवान शिव ने धारण किया था और मीनाक्षी मंदिर को पार्वती का ही रूप माना जाता है, जो कि मदुरै तमिलनाडु में। ठीक है, अगला देखिए, भारत में बायो जियोग्राफिकल जोन की संख्या है। तो बायो जियोग्राफिकल भूभौत की मतलब बोलते हैं इसको। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10। जैसे इसका उदाहरण के रूप में हम लोग बता दे रहे हैं 2-4, ट्रांस हिमालय, हिमालयी क्षेत्र या रेगिस्तानी जोन जो है, या पश्चिमी घाट, इस तरह से इसको 10 भागों में विभक्त किया गया है। अगला देखिए, भारत में नरसंहार द्वारा मारा जाने वाला एकमात्र वायसराय था, मतलब मानव द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड मेयो को, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसकी हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट है विलियम क्रूक्स एक भौतिक रसायन शास्त्री थे जिन्होंने डैश तत्व की खोज की और नाम दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थैलियम, जिसका संकेत Ti है। थैलियम का खोज किया था, इसकी खोज 1861 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संघ की पहली महिला महासचिव कौन थी?
क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संघ मतलब सार्क, उसकी पहली महिला महासचिव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फातिमा नाथ घीना सईद बोलते हैं इसको, इनका पूरा नाम है, जिनका की संबंध मालदीव देश से था। नेक्स्ट देखिए, बादामी चालुक्यों ने बादामी में स्थानांतरित होने से पहले पहली बार अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? मतलब चालुक्यों की बादामी से पहले राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऐहोल। आप जानते होंगे ऐहोल अभिलेख का संबंध जो कि पुलकेशिन द्वितीय से है, ये शासक चालुक्य बादामी से ही थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, और इसमें ऐहोल का एक उपनाम भी है, इसको भी ध्यान में रख लीजिए, जो कि मंदिरों का शहर कहा जाता है इसको। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है? ऐसा करने वाला पहला राज्य है। ये करंट से क्वेश्चन है, देखिए, क्योंकि आजकल के एग्जामों में ज़्यादातर करंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए हम लोग ने, हमारी टीम ने द्वारा इसको करंट भी इसमें रखा गया है। तो ऐसा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिजोरम, जो कि भारत का एकमात्र और पहला राज्य है। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2020 का थीम क्या है? 2020 का जो जैव विविधता दिवस मनाया गया उसका थीम, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। ठीक है, जबकि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून जो मनाया गया उसका थीम था सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी, इसको भी ध्यान में रखिए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन डॉक्टर पवन के नाम से जानी जाती है? पवन को डॉक्टर पवन कहा जाता है, उपनाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरमट्टन को, जो कि गिनी तट पर बहती है। वहाँ का मौसम आर्द्र होने के कारण जब यह हवा आती है तो वहाँ पर मौसम को सुहाना कर देता है, जिसके कारण कि इसको डॉक्टर हवा के नाम से जानते हैं। महावीर की मृत्यु के पश्चात जैन धर्म का प्रथम अध्यक्ष कौन बना? बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको करिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुधर्मन या सुधर्मा, जो कि महावीर द्वारा जो 11 अनुयायी थे या उनके द्वारा जो गंधर्व थे उनमें से एक था सुधर्मा, जो कि महावीर की मृत्यु के बाद एकमात्र यही जीवित था, उनके द्वारा स्थापित संघ का ये अनुयायी था। नेक्स्ट देखिए, नीति निर्देशक तत्व का क्रियान्वयन निम्न में से किस पर निर्भर करता है? नीति निर्देशक तत्व का क्रियान्वयन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरकार पर निर्भर करता है। सरकार चाहेगी तो लगा सकता है, सरकार नहीं चाहे तो इसको नहीं लगाए, ये जो कि अनुच्छेद 36 से 51 में दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसको भारत का आर्थिक इतिहास भी कहेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर.सी. दत्त या रमेश चंद्र दत्त, इन्होंने 1901 ईस्वी में इस पुस्तक का प्रकाशन किया था। 44 क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था का सर्वप्रथम आरंभ की थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ प्रारंभ की गई थी सर्वप्रथम? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मद्रास में, जो कि 1792 ईस्वी में सर्वप्रथम यहीं से शुरुआत की गई थी। हालांकि बाकी के क्षेत्र में भी इसका विस्तार हुआ, जैसे मद्रास के बाद बम्बई और असम के भी कुछ क्षेत्र में इसकी व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है? कृपान जो तलवार वगैरह जो वो उनका जो धारण करते हैं वो, तो उनकी स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 25 के तहत। हम लोग जानते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता का जो विश्लेषण है वो अनुच्छेद 25 से 28 में दिया गया है, लेकिन उसमें से कि किसी पार्टिकुलर धर्म को मानना या उसके आचरण को पालन करना, चाहे इसकी स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 25 में दी गई है, जिसके तहत सिख जो है कृपान धारण करते हैं। नेक्स्ट देखिए,
औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? औरंगजेब की जब मृत्यु हुई तो उसके बाद जो नेतृत्व था कौन संभाला था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ताराबाई, जो कि उसकी विधवा पत्नी हुई। औरंगजेब की मृत्यु जब 1707 ईस्वी में हुई तो उस समय उसका 4 साल का एक बेटा था, जिसके नाम का राज्याभिषेक करके ताराबाई ने संरक्षिका बन करके शासन संभाला था। नेक्स्ट देखिए आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन देखिए, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था। 1761 में जो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी उसको किसने देखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काशीराज पंडित ने देखा था। यह लड़ाई जो कि पानीपत हरियाणा में अभी स्थित है वर्तमान में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 8 राज्यों का संघ था? इसका आंसर करिए, बहुत ही आसान प्रश्न है और यह प्रश्न पूछा भी गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बज्जी। बज्जी जो है 8 राज्यों का संघ था और बज्जी गणराज्य है। तो इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपर्पटी, मेंटल तथा कोर में निम्न में से किसने किया? भूगर्भ का जो विभाजन किया, ऊपर मेंटल, भूपर्पटी, बीच वाले मेंटल, लास्ट में कोर, या ठीक है। इसको आंसर हो जाएगा, इसका करिए, ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्रांट उन्होंने किया। बाकी एक चीज़ और हम लोग इसमें देखेंगे, कन्फ्यूजन जो होता है कि सियाल सीमा निफे, ये आप जानते होंगे, सियाल सीमा निफे में 3 भाग में जो पृथ्वी का जो विभाजन किया गया, तो वो उसका जो विभाजन किया था वो उनका नाम था स्वेस। स्वेस ने सियाल सीमा निफे में और भूपर्पटी, मेंटल तथा कोर को ग्रांट ने किया था। दोनों का यहाँ पर क्लियर करिए हम लोग। नेक्स्ट देखिए, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मयूर सिंहासन जो कि शाहजहां द्वारा बनवाया गया था, तो अंतिम मुगल शासक था, ऑप्शन डी हो जाएगा, मोहम्मद शाह, जो कि वो लास्ट वही बैठे। उसके बाद 1739 में जो नादिर शाह का आक्रमण हो गया, तो आक्रमण होने के बाद उन्होंने उसको लूट करके ईरान, जो कि वहाँ का शासक था, वो वहाँ लेकर चला गया। अगला है, कैंसर का उपचार इनमें से किस नोबेल गैस द्वारा किया जाता है? कैंसर के उपचार में जो मदद ली जाती है वह नोबेल गैस, जो कि रेडॉन है, उसका उपयोग किया जाता है। 52 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? इसमें ऑप्शन देखिए, इसको ऑप्शन के हिसाब से करना है। अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और एस एन बनर्जी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गर्म दल में अरविंद घोष शामिल थे और बाकी भी, जो कि लाल बाल पाल जो जानते हैं हम लोग, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों भी गर्म दल से संबंधित थे। बाकी जो इसमें ऑप्शन दिया है, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी और एस एन बनर्जी, ये सब नरम दल से या उदारवादी दल से संबंधित थे। नेक्स्ट देखिए, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? मतलब गौतम बुद्ध देवता के रूप में जाने लगे, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, कनिष्क, जो कि बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित थे। उनके काल के बाद बुद्ध को जो है एक देवता के रूप में मानते हैं। 54 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस स्टेशन का नाम बदलकर प्रभा देवी रखा गया? हालांकि ये करंट का क्वेश्चन है लेकिन बहुत पुराना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई में, महाराष्ट्र में एलिफिंस्टन रोड स्टेशन, जिसको कि बहुत विवादित होने के बाद जो है इसको प्रभा देवी के नाम से रखा गया था। नेक्स्ट है, घास के अध्ययन को डैश के रूप में जाना जाता है? घास का अध्ययन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एग्रोस्टोलॉजी। ठीक है, बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन पारिस्थितिकी तंत्र में एक अजैविक घटक के रूप में जाना जाता है? इनमें से, तो इसका ऑप्शन देखेंगे हम लोग, जल, हरे पौधे, चीता, बी और सी दोनों,
हरे पौधे जैविक है। उसके बाद चीता बीसी दोनों, मतलब ये दोनों, तो इस हिसाब से ऑप्शन सी हो जाएगा जो कि अजैविक घटक है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? बिल्कुल आसान है दोस्त। हाइड्रोजन को जो जलाएंगे तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने पर वह पानी बन जाएगा, H2O। 58 है, प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई। प्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ हुई? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जल में हुई। नेक्स्ट देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया तो शासक कौन था देवगिरी का? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामचंद्र देव था वहाँ का शासक, जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने उसको जब हरा दिया तो उससे बचने के लिए या अपना शासन बचाने के लिए उसने बहुत सारा धन अलाउद्दीन खिलजी को दिया, जिसके कारण कि उसने फिर वापस उसका जो राज्य जीता था उसको वापस कर दिया था। फिर 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? निषेचन की जो क्रिया है वो कहाँ होती है? इसका आंसर हो जाएगा, आप जानते होंगे बिल्कुल, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंडवाहिनी में। निषेचन अंडवाहिनी में होता है। तो इसमें थोड़ा सा एक बार हम लोग ध्यान देख लेते हैं, निषेचन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बता देते हैं। निषेचन में जो शुक्राणु और अंडाणु होते हैं नर और मादा के, उसमें उसको संलयन करके द्विगुणित युग्मनज मतलब डबल करके उसको, जिसको कि हम लोग, इसका क्वेश्चन आया भी है, जाइगोट बोलते हैं। जब द्विगुणित होता है ना तो जाइगोट बोलते हैं। उसका जो निर्माण है या मतलब उसका निषेचन अंडवाहिनी में किया जाता है, ठीक है, जो कि 2 प्रकार के होते हैं, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। नेक्स्ट देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल गुजरात में नहीं है? बताइए गुजरात में कौन सा स्थल नहीं है? बहुत आसान प्रश्न है, अगर हम लोग इसका अध्ययन किए होंगे आप तो ज़रूर बताएंगे। देखिए, लोथल गुजरात में है, धौलावीरा गुजरात में, रंगपुर भी गुजरात में, लेकिन संगोली गुजरात में नहीं है। नेक्स्ट देखिए, मंगलौर की संधि किस आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुआ था? मंगलौर की संधि, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1780 से 84, जो कि मद्रास की जो संधि पहले हुई थी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में, उसके विफल होने के कारण जब टीपू सुल्तान को साथ नहीं दिया था अंग्रेज़ों ने, तब उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी थी, आक्रमण कर दिया था अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो फिर मंगलौर की संधि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाती है? संविधान की आत्मा, तो यह कहलाती है ऑप्शन डी हो जाएगा, उद्देशिका या प्रस्तावना को कहा जाता है। जबकि अगर यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर पूछा जाए कि अंबेडकर ने किसको कहा था, तो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, या उसको अनुच्छेद 32 को कहा था। अगर अंबेडकर कहे तब उसको करना है, नहीं तो अगर संविधान की आत्मा कहे सिर्फ तो उद्देशिका हो जाएगा। इसको ध्यान में रखिए, इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है सबको। नेक्स्ट है, कोई बल 1 kg पिंड की गति को 4 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है, बल द्वारा किया गया कार्य बताना है, न्यूमेरिकल है, इसको हल करेंगे हम लोग। इसमें देखिए m बराबर हो जाएगा, m बराबर 1 kg दिया हुआ है, प्रारंभिक वेग जो है वो 4 दिया हुआ है, मतलब u हो जाएगा ये, v हो जाएगा ये। तो इसका सूत्र हम लोग जानते हैं, हाफ mv² हो जाएगा माइनस हाफ mu²। v और u का मान हम लोग को पता है, जब उसको समीकरण पर बैठा करके m का मान भी पता है, 1 kg है, तो करेंगे तो उसका आंसर हो जाएगा 24 जूल। बहुत आसान है, अब कर लेंगे आप लोग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है? ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में सामान्यतः पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधातु। अधातु जो है ठोस, द्रव, गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। नेक्स्ट है 66 नंबर प्रश्न है,
आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है? बिल्कुल आसान है दोस्तों। आवर्त सारणी से जो तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है वो 18वें से होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए डैश के घोल का उपयोग किया जाता है। किस घोल का जो है मधुमक्खी का जो काटता या डंक हो जाता पड़ जाता है तब? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बेकिंग सोडा, जिसको कि हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट या उसका सूत्र भी देख लेते हैं NaHCO3 होता है, उसका इस्तेमाल करते हैं। 68 प्रश्न है, रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा पर मोम जैसी पदार्थ की परत पाई जाती है। तो ये जो पदार्थ पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्यूटिन कहा जाता है उसको। जो पदार्थ पाई जाती है उसके पौधे पर उसको क्यूटिन कहा जाता है। 69 प्रश्न है, कणों की गतिज ऊर्जा किसमें अधिकतम होती है? तो इसका आंसर करिए, पदार्थ की जो चौथी अवस्था होती है जिसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं, तो प्लाज्मा में गतिज ऊर्जा सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट है 70 नंबर प्रश्न है, समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को कहा जाता है। समय के साथ अगर विस्थापन में परिवर्तन होगा तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेग। जब विस्थापन में परिवर्तन होगा तो वेग हो जाएगा, और जब वेग में परिवर्तन होगा तो त्वरण हो जाएगा। दोनों सदिश राशि है, वेक्टर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन यांत्रिक तरंग है? यांत्रिक मतलब मैकेनिकल वेव। तो मैकेनिकल वेव जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्वनि तरंग, क्योंकि दोनों को संचरण के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, बिना माध्यम के संचरण कर नहीं सकते, इसीलिए। अगला देखेंगे हम लोग, भारत ने 30 नवंबर 2019 को किस देश के साथ पहली मंत्रिस्तरीय स्तरीय 2+2 वार्ता संपन्न की? करंट से क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जापान हो जाएगा। जब मंत्रिस्तरीय स्तरीय बैठक, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि 2+2 वार्ता जो है जापान और अमेरिका दोनों के साथ हुई है, लेकिन मंत्रिस्तरीय बैठक है वो सिर्फ जापान के साथ हुई। एक ही उड़ान में सर्वाधिक समय अंतरिक्ष में रहने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच किस देश की है? तो इसका आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका की थी, जिन्होंने कितना दिन रहा था? इन्होंने 328 दिन रहकर एक महिला होने का एक रिकॉर्ड बनाया। अगला देखेंगे हम लोग, 1 जनवरी 2020 से थल सेनाध्यक्ष कौन है? थल सेनाध्यक्ष, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जनरल MM नरवणे या मनोज मुकुंद नरवणे। तो इसमें जो बिपिन रावत थे, जब वो CDS कंबाइंड डिफेंस स्टाफ चीफ डिफेंस स्टाफ CDS चीफ डिफेंस स्टाफ जब बन गए तो उनके प्रतिस्थापन के रूप में जनरल मुकुंद नरवणे को किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इंद्र 2019 भारत का किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास है? इंद्रा INDRA। इसका इंग्लिश नाम देखा करिए, हमेशा कुछ आधा सैन्य अभ्यास का आंसर तो उसी से हो जाता है। IN से इंडिया, RA से रसिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रसिया से किया गया, जो कि यहाँ पर झांसी में जो बबीना छावनी है सेना की, वहाँ पर अभ्यास किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, दिसंबर 2019 में वायुसेना से किस विमान की विदाई हो गई? रिटायर्ड हो गया मतलब विदाई मतलब। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, MiG-27, जो कि 1999 में जो पाकिस्तान के साथ करगिल युद्ध हुआ था उसका हीरो माना जाता है इसको, इसी के कारण जीत हासिल हुई थी। ठीक है, वो दिसंबर 2019 से रिटायर हो गया। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या रखा है? नाम जो बदला उसका नाम क्या रखा है वही बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुषमा स्वराज, जो कि पिछली सरकार में विदेश मंत्री रही थी, उसी के नाम पर रखा है। उसके
पहली जो जयंती मनाई गई थी, तो उसी के नाम पर उनको श्रद्धांजलि के रूप में इसका नाम रख दिया। नेक्स्ट है आम बजट 2020-21 का विषय क्या है। 2021 का जो आम बजट पेश किया गया उसका विषय क्या था, वही बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीवन को सरल बनाना। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्लाइमेट रिस्क सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है। कुछ रैंकिंग को हमको याद रखना पड़ता है, उसी में से एक प्रश्न है जिसके इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5वां में हो जाएगा। जबकि बाकी का जो इसमें टोटल 181 देश थे, जिसमें कि सर्वाधिक टॉप पर मतलब सर्वाधिक खतरे में कहा जाए तो जापान को स्थान दिया गया पहले स्थान पर, तो अपना देश भारत जो कि 5वें स्थान पर है। नेक्स्ट है अंधेरे से उजाले की ओर पुस्तक के लेखक हैं। अंधेरे से उजाले की ओर पुस्तक के लेखक ऑप्शन डी हो जाएगा, अरुण जेटली हैं। यह जो अरुण जेटली ने उन्होंने विपक्ष में जो 10 साल तक विपक्ष में का नेता का जो कार्यभार संभाला था, उसमें से उनके 10 साल का जो संकलन है उल्लेखों का, वही जो है अंधेरे से उजाले की ओर शीर्षक से प्रकाशित किया गया, जिसका कि विमोचन अमित शाह द्वारा किया गया। नेक्स्ट है अब 81 से 81 नंबर से जो मैथ का प्रश्न स्टार्ट है, तो यहाँ पर से हम लोग ज़्यादा कैलकुलेशन कर नहीं पाएंगे। इसका एक आपको PDF इसका बना करके दे दिया जाएगा नीचे, या एक वीडियो भी लिंक में दे देंगे, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन को मिलान कर लेंगे। 81 से देखिए 81 का डी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन डी। 42, 82 को देख लीजिए, 82 सी हो जाएगा 675 675 रुपये। 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10। 84 का हो जाएगा सिटीजन, ऑप्शन सी। 85 का हो जाएगा ऑप्शन डी आकाश। इसमें तो यहाँ पर हम लोग देख भी सकते हैं सबको। इसमें ज़्यादातर ऐसे प्रश्नों को ज़्यादा क्या करिए कि पूरा मत पढ़िए, ठीक है। डायरेक्ट इसमें से इसका प्रश्न देखिए, फल किस में लगेगा, ठीक है। तो फल लगेगा वृक्ष में, तो वृक्ष को क्या कहते हैं, वृक्ष को आकाश कहते हैं। ऐसे प्रश्नों को कभी पूरा मत पढ़िए, इसका सिर्फ लास्ट पढ़िए प्रश्न क्या कहता है। 86 देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पी हो जाएगा इसका ऑप्शन। नेक्स्ट है 87, इसका आंसर मिलान कर लीजिए। दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसका PDF आपको पूरा डिटेल करके नीचे दिया गया, इसका वीडियो भी हम डाल देंगे बना करके, जिससे कि आपको आसानी से समझ आए। नेक्स्ट 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 900। 89 देख लीजिए, ये तो दिशा वाला है इसका प्रश्न, इसका आंसर कर लीजिए, ऑप्शन डी हो जाएगा दक्षिण पूर्व। 89 देखेंगे हम लोग, ये सीरीज है, सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जब हम लोग जाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 162 और 256। ये ऐसे करके चल रहा है, 4 16 64 गुना 4 यहाँ हो जाएगा, फिर यहाँ पर देख लीजिए 7 12 37, उसके बाद यहाँ पर 162 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 91 नंबर, इसका आंसर मिलान कर लीजिए, ऑप्शन सी हो जाएगा 58 मिनट। 92, इसको देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4:3। एक वस्तु को 93 प्रश्न है, इसको देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5000। 94 चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित प्रश्न है, इसको तो हम लोग मुँह जबानी भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी तो 8 गुनी कब तक हो जाएगी, तो जब 5 वर्ष में दुगनी हो जाएगी तो 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब 5 5 10 5 15, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 95 देखिए, इसका आंसर हो जाएगा 0। इसको जब हल करेंगे बहुत आसान है, ऑप्शन 0 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 96 का आंसर हो जाएगा, सिर्फ एक निकलता है, इसको जब निकालेंगे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। सभी कवि जो है पाठक हैं, कोई पाठक समझदार नहीं है,
ठीक है, तो इसका कोई भी कवि समझदार नहीं है, तो इसका सिर्फ वही निकलेगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर 97 नंबर का प्रश्न है, उल्टा खड़ा हो रहा है। ठीक है, इसमें से इसका आंसर देख लीजिए। जब उल्टा खड़ा होगा, सिर और पैर ऊपर की ओर है, सिर नीचे पैर ऊपर की ओर, और मुख पश्चिम जब हो जाएगा तो बिल्कुल विपरीत हो जा रहा है, तो उसके आंसर उसका बायां हाथ, तो बायां हाथ हो जाएगा उत्तर की ओर, बायां हाथ क्योंकि उल्टा है। जब हम लोग ऐसे खड़े होते हैं तो इसके हिसाब से आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर फिर जीके का प्रश्न आ गया। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, किससे प्राप्त किया था, यही बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सासूजा से, जो कि सासूजा ये अफगानिस्तान का शासक था, हम लोग जानते हैं, अफगानिस्तान ईरान के तरफ, जो कि जब महमूद शाह द्वारा इसको जब कैद कर लिया गया तो यहाँ से बचने के लिए इसने अपनी पत्नी को रंजीत सिंह के पास भेजा था। उसके बदले में जब उसको छुड़ा लिया जाएगा तो उसके बदले में इन्होंने एक कोहिनूर हीरा जो कि गोलकुंडा की खान से निकला था उसको देने का वादा किया था। नेक्स्ट हो जाएगा 99 का। देखिए, भारत और भूटान के बीच कौन सी सेना तैनात की जाती है। भारत और भूटान के बीच, तो दोनों के बीच में जो है सशस्त्र सीमा बल SSB, ऑप्शन ए हो जाएगा, जिसकी स्थापना 1963 में की गई थी। अंतिम प्रश्न देखेंगे दोस्तों, आपके कितने मार्क्स आए अगर आप PDF द्वारा भी बनाए हैं, चाहे यहाँ पर तो आपने मैथ बना नहीं पाएंगे, तो सबसे अच्छा रहेगा आप PDF से बनाएं। आपके कितने मार्क्स आए, आपके प्रश्न का जो हमारा टीम का जो द्वारा मेहनत किया जाता है उसका कैसा है सिलेक्शन, उसके बारे में भी बताएं। इसका देखिए लास्ट अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें भगवान नहीं मानूंगा, किसका कथन है। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, अनुच्छेद 17 हम लोग जानते हैं। अगर उसको भगवान मानते हैं तो हम लोग भगवान नहीं मानेंगे उसको, तो इसका कथन है ऑप्शन सी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक, जो कि गरम दल के नेता थे कांग्रेस के। चलिए दोस्तों, पूरा अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में अपना मार्क्स ज़रूर शेयर करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।